इस प्रेजेंटेशन के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी और दूसरा हमारे पास जीन पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी आ जाती है। यानी कि एरिक एरिक्सन और जीन पियाजे ने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके किस पर्सपेक्टिव को डिफाइन और एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरीज में। एरिक एरिक्सन अपनी थ्योरी में ये बताता है, या एरिक एरिक्सन का मानना ये है कि चाइल्डहुड से लेकर बुढ़ापे तक या टिल डेथ हमारे अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो डेवलपमेंट्स डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होती हैं। डिफरेंट 8 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुश्किलात आती हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है। और हम नेक्स्ट स्टेज तक तभी पहुंच सकते हैं या नेक्स्ट स्टेज को तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम अच्छे तरीके से पहली स्टेज को कंप्लीट करेंगे और उसमें मौजूद मसाइल को हल करेंगे, नए चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। तो एरिक एरिक्सन का कहना यह है कि 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। उन 8 स्टेजेस से गुजरने के बाद एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उन 8 स्टेजेस में से हर एक स्टेज में एक अलग मसला होता है, एक अलग चैलेंज होता है जिसे अच्छे तरीके से हल करना होता है ताकि नेक्स्ट स्टेज पे हम डेवलप कर सकें। इसके साथ साथ ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती जाती है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी पे सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिटिकल थ्योरी का भी काफ़ी इम्पैक्ट है, लेकिन एरिक एरिक्सन ने सिगमंड फ्रॉयड की तरह साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट डिस्क्राइब नहीं की, बल्कि साइको सोशल डेवलपमेंट डिस्क्राइब की है। जिसका मतलब ये है कि एरिक ने अपनी थ्योरी में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सोशल एक्सपीरियंसेस की बिना पे बताया है, यानी कि सोशल एक्सपीरियंसेस किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करवाते हैं। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में साइकोसोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी थी और ये थ्योरी उसने 1950s में प्रेजेंट की थी। अब इसको साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से सोशल एक्सपीरियंसेस की मदद से डेवलप करती है, इसलिए इस थ्योरी को साइकोसोशल थ्योरी कहा गया है। और जो 8 स्टेजेस एरिक ने दी हैं उन 8 स्टेजेस को साइकोसोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस कहा जाता है। अब साइकोसोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में या तो बच्चे भरोसा करना सीखते हैं या भरोसा नहीं करते। ये स्टेज होती है 0 to 1 ईयर। इसमें 0 to 1 ईयर के इन्फेंट्स होते हैं। अब छोटे बच्चों का ज़्यादा रिलेशनशिप इस एज में किसके साथ होता है? अपने केयर गिवर्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पे बच्चा या तो ट्रस्ट डेवलप करता है या मिसट्रस्ट। इसमें ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे जब बच्चा रोता है, बच्चे को प्यार से समझाया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ट्रस्ट डेवलप करेगा उस केयर गिवर से रिलेटेड। और अगर बच्चे को झिंझोड़ा जाएगा या मजीद डांटा डपटा जाएगा तो वो बच्चा जो है मिसट्रस्ट डेवलप कर लेगा। ये मिसाल है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। अब ये इस जो टाइम पीरियड है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, सकिंग करता है, और इसका आउटकम क्या है या कॉन्फ्लिक्ट कहा जा सकता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है कि भरोसा या भरोसा ना करना। ये दो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं, कंट्रास्ट में आ जाती हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ डेवलप होती है और इसका आउटकम क्या होता है? अगर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है या अगर आप सक्सेसफुली इस स्टेज को पास कर लेते हो तो आपके अंदर होप डेवलप होगी, पर्सनैलिटी के अंदर होप डेवलप होगी। जैसे कि हमने स्टार्ट में भी देखा है कि डिफरेंट सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर स्टेज पे एक ना एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस चैलेंज को जब हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे या बच्चा अच्छे तरीके से ट्रस्ट डेवलप कर लेगा तो उस बच्चे में, उसकी पर्सनैलिटी में होप डेवलप होगी, उम्मीद डेवलप होगी। स्टेज 2 हमारे पास आ जाती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यानी ऑटोनॉमी कहते हैं इंडिपेंडेंस को, खुद मुख्तारी को, आज़ादी को। शेम एंड डाउट यानी कि शक और शर्मिंदगी। अब स्टेज 2 जो होती है ये 2 से 3 साल के बच्चों में होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे या तो डिसीजन मेकिंग के जरिए अपने फैसले खुद करके आज़ादी हासिल करते हैं, या फिर अगर उन्हें ओवर कंट्रोल किया जाए, उनकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए और हर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जाए, अपनी मर्जी से चलाया जाए, तो वो शेमफुल फील करते हैं या डाउटफुल फील करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो टाइम पीरियड है इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो बच्चा सीखता है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। और इस चैलेंज को सक्सेसफुली जब हम अचीव कर लेते हैं
या किसी बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। जब इस कॉन्फ्लिक्ट में पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव फीचर जो कि ऑटोनॉमी है वो डेवलप कर लिया जाता है, तो जो आउटकम होता है वो होता है विल यानी कि चाह, किसी भी चीज़ को चाहना। बच्चे के अंदर चॉइसेस डेवलप होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चॉइसेस डेवलप होंगी। तो इस स्टेज को सक्सेसफुली जब एक बच्चा अचीव कर लेगा तो उसके अंदर चॉइसेस, सेंस ऑफ चॉइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग डेवलप होगा। स्टेज 3 हमारे पास आ जाती है प्री स्कूल एज। इस एज को प्री स्कूल एज कहा जाता है। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है ये 3 से 5 साल की उम्र होती है। कन्फ्लिक्ट होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव होता है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, और गिल्ट होता है शर्मिंदगी या एहसास से कमतरी या एक ऐसा एहसास जो आपको नदामत में मुब्तला करता है। ठीक हो गया। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे या तो अपना सेंस ऑफ पर्पस जो है वो डेवलप करेंगे या गिल्टी फील करेंगे अगर उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी बच्चे क्रिएटिव और इनिशिएटिव होंगे अगर हम उन्हें अपनी मर्जी से उनके काम करने दें, और अगर हम उन पे ओवर कंट्रोल करेंगे या उन्हें उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने देंगे तो बच्चे गिल्टी फील करेंगे। अब इस जो टाइम पीरियड है इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आता है एक्सप्लोरेशन। अगर बच्चे को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, अपनी मर्जी से एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा, तो वो इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव पर्सनैलिटी का मालिक होगा। लेकिन अगर उसको हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो वो गिल्टी होगा। इस चैलेंज को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली अचीव करने के बाद बच्चे में जो पॉजिटिव आउटकम डेवलप होता है बच्चे की पर्सनैलिटी में, वो होता है पर्पस। बच्चा पर्पसिव होता है, उसकी पर्सनैलिटी पर्पसिव होती है, इनिशिएटिव होती है, क्रिएटिव होती है। फोर्थ स्टेज हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। इंडस्ट्री हमारे पास क्या होता है कि कितने अच्छे तरीके से कोई काम किया जा रहा है, हम अपनी एबिलिटीज़ को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। इन्फीरियॉरिटी है एहसास कमतरी, यानी कि हम ये नहीं कर सकते। अब ये जो एज होती है इस टाइम, ये चैलेंज इस एज में होता है वो होती है 6 से 11 साल की उम्र। इस उम्र में क्या होता है, या तो बच्चे अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करके या अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और वो कामयाब होने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, या फिर अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सके तो वो इन्फीरियर फील करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने पेपर्स में अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसने अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ किया है और उन्हें यूटिलाइज करने के बाद उसने इंडस्ट्रियस बिहेवियर शो किया है, यानी उसने यूज़ किया है अपनी पावर्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, मेंटल एबिलिटीज़ को। तो इससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो इन्फीरियर फील करेगा। और इस एज में बेसिकली बच्चे का स्कूल टाइम आता है, स्कूल में बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और अगर इस चैलेंज को बच्चा अच्छे तरीके से अचीव कर ले या पास आउट कर ले तो उसका पॉजिटिव आउटकम जो बच्चे की पर्सनैलिटी में आएगा या एक रिवॉर्ड कहा जा सकता है वो आएगा, वो होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अगर इस स्टेज पे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेज हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी कहते हैं खुद शनासी को, अपनी पहचान को। रोल कन्फ्यूजन कहते हैं अपने बारे में कंफ्यूज होना, यानी कि हमने करना क्या है, हम क्या बनेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की पहचान ना होना। ये जिस टाइम पीरियड में या जिस एज में होता है वो होती है एडोलेसेंस, यानी कि 12 से 18 साल की उम्र में। या तो बच्चे अपने आप को पहचान जाते हैं, उनकी नज़रों में अपनी सेल्फ इमेज डेवलप हो जाती है, या फिर अपने आप को लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को लेके कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसे अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है, वो अपने टैलेंट्स को पहचानता है और अपने आप को जानता है कि मैं क्या अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। बजाय इसके जिस बच्चे को हम एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो वो बच्चा कंफ्यूज होकर रह जाएगा। उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट इस स्टेज का क्या है, 12 से 18 साल की उम्र में बच्चे दोस्तियाँ करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और आउटकम क्या है कि अगर इस चैलेंज को बच्चा अच्छे तरीके से पास आउट कर लेता है, आइडेंटिटी, अपने आप को पहचान लेता है, तो बच्चा फिडेलिटी डेवलप करेगा। सिक्स्थ स्टेज हमारे पास आ जाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। बेसिकली इंटीमेसी कहते हैं फ्रेंडशिप्स को या लव रिलेशनशिप को, और आइसोलेशन कहते हैं अकेले रह जाना। ये जिस एज में होती है वो होती है 19 to 40 ईयर्स। इसे यंग अडल्टहुड भी कहा जाता है। इसमें ऐसे होता है या तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो जाते हैं या फिर इंसान आइसोलेटेड रह जाता है, अकेला रह जाता है जब वो दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। इसकी मिसाल उस बंदे की है
कि जो बंदा क्लोज फ्रेंडशिप्स फॉर्म करता है उसका लव रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, वो दूसरों के साथ मिलना जुलना या मेल जोल रखना जानता है, बजाय उस बंदे के जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, दूसरों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता, तो वो आइसोलेटेड रह जाएगा। अब इस स्टेज में बेसिक इवेंट क्या हो रहा होता है, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स आपके डेवलप हो रहे होते हैं। और अगर इस स्टेज को आप अच्छे तरीके से, यानी कि इसके इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंज है, इस चैलेंज को आप अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेते हो और इंटीमेसी डेवलप करते हो, तो जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी, आपकी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव आउटकम या रिजल्ट आएगा इसका, वो होगा लव फीलिंग्स की डेवलपमेंट। 7th स्टेज आ जाती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये मिडिल एडल्टहुड में होती है, जो कि 40 से 65 साल की उम्र होती है। इसमें जनरेटिविटी कहते हैं प्रोडक्टिविटी को, यानी कि या तो एडल्ट्स का ये सोचना कि हम प्रोडक्टिव थे, हमने अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी की अपने काम में। और स्टेग्नेशन का मतलब यह है कि आप अपने बारे में बुरा सोचोगे, आप सोचोगे हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ठीक हो गया। इसकी मिसाल हमारे पास ये है कि एक मिडिल एजेड मैन है, वो ये सोचता है कि मैंने अपनी कम्युनिटी में अपना जो जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी, मुनासिब कंट्रीब्यूशन थी, मैंने कंट्रीब्यूट किया, अपनी तरफ से मैंने बेहतरीन किया है, तो वो जनरेटिव होगा। स्टेग्नेटेड पर्सन होगा, वो फील करेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी लाइफ के गोल्स भी अचीव नहीं कर सका, ये सब। ठीक हो गया। अब इस स्टेज में जो इंसान जनरेटिव होगा, जो इस चैलेंज को ओवरकम कर लेगा पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव क्या है, जनरेटिविटी, ऑपोजिट क्या है, स्टेग्नेशन, तो पॉजिटिव के साथ जो इस चैलेंज को ओवरकम कर लेगा, वो क्या डेवलप करेगा अपनी पर्सनैलिटी में, केयर। वो दूसरों की तरफ अपना बिहेवियर जो शो करेगा वो केयरफुल होगा, क्योंकि उस पर इस बात का असर पड़ता है कि उसने कितनी कंट्रीब्यूशंस की हैं किसी भी सोशल सेटिंग में। 8th स्टेज हमारे पास आ जाती है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटेग्रिटी हमारे पास ये होती है कि अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना और जो आपने किया है अपने वकार में रहना। डिस्पेयर यानी कि नौमीद हो जाना। ये 65 साल से टिल डेथ तक की उम्र में होता है। और इसमें क्या होता है कि या तो इंसान सेटिस्फाइड होता है कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया जो कुछ मुझे चाहिए था, ईगो इंटीग्रिटी होती है। या फिर इंसान नाउमीद होता है अपने अनफुलफिल्ड गोल्स पे, वो गोल्स जो इंसान अचीव करना चाहता था लेकिन अचीव नहीं कर सका। इस स्टेज का जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। इंसान अपनी पास्ट लाइफ पे रिफ्लेक्शन डालता है, पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है उसमें क्या क्या था। और अगर इस स्टेज में ईगो इंटीग्रिटी के साथ यानी कि पॉजिटिव आउटकम के साथ ये चैलेंज बंदा ओवरकम कर लेता है, तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव आउटकम आएगा वो होगा विजडम। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ जाती है जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में, नाम से ही पता चलता है, कॉग्निशंस के बारे में बताया था। कॉग्निशंस होती हैं मेंटल एबिलिटीज, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह। अब जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में ये बताया था कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक डेवलप करती है और उस थिंकिंग की वजह से हमारे बिहेवियर्स भी चेंज होते हैं और हमारे बिहेवियर्स चेंज होके उस थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि थिंकिंग एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जब डेवलप होती है उसके साथ बिहेवियर्स चेंज होके ये शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, कॉग्निटिव लेवल्स या स्टेजेस डेवलप हो रही हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में जो 4 स्टेजेस दी थी, जिन 4 स्टेजेस को 1 by 1 डेवलप करके एक बंदा अपनी कॉग्निशंस डेवलप करता है, वो हैं सबसे पहली सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये 2 साल तक के बच्चे यानी बाय बर्थ टू 2 years के, बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे में होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके सबसे पहले परसीव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद मूवमेंट से, बॉडी मूवमेंट से उसे एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटे बच्चे को जब अपनी माँ की आवाज़ आती है तो जिस डायरेक्शन से उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है वो पहले उसे सेंस करता है अपने कानों से, सेंस ऑर्गन से, और उसके बाद वो बिहेवियर शो करता है किससे, अपनी मूवमेंट से, अपना सर अपनी माँ की आवाज़ की तरफ मोड़ के। तो ये जो डेवलपमेंट होगी कॉग्निशन में, ये सेंसरी मोटर स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चों के दरमियान होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे
डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो सिंबल्स यूज़ करते हैं या वर्ड्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा खिलौना गाड़ी से खेलते हुए इंजन की आवाज़ निकालता है क्योंकि वो उसे रियल परसीव करता है। तो इसमें वो गाड़ी को प्रेजेंट करने के लिए वो एक स्पेसिफिक आवाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो आवाज़ नहीं निकालेगा उसको ये फील ही नहीं होगा कि मैं एक गाड़ी के साथ खेल रहा हूँ। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे सिंबल्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट सम ऑब्जेक्ट और सम पर्सन। Third stage of cognitive development according to Jean Piaget is concrete operational stage. ये स्टेज 7 से 11 साल के बच्चों के दरमियान होती है। इस स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग करना सीख जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस स्टेज पे बच्चे ये सीख लेते हैं कि दो ग्लासेस डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट शक्ल के दो अलग अलग ग्लास हैं, लेकिन बच्चे ये सीख लेते हैं कि इनमें सेम लिक्विड आता है, क्योंकि इनमें जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो उतना ही आ सकता है, बस सिर्फ शेप चेंज है। तो इसमें बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं और लॉजिक्स डेवलप करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं या इंसान आते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं वो चीज़ें जो फिजिकली हमें नज़र नहीं आ रही होती उनके बारे में थिंकिंग और रीजनिंग। मिसाल के तौर पे बच्चा नहीं जानता कि डिफरेंट फीलिंग्स क्या हैं, जैसे कि प्यार फिजिकली नज़र नहीं आता लेकिन उस फीलिंग को वो समझता है, चाहे वो मदर से है, फ्रेंड से है या किसी और से। अब दूसरी मिसाल इसके जस्टिस, इंसाफ, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन हम समझते हैं कि इंसाफ है क्या, दोनों चीज़ों को बराबर रखना, या विक्टिम के साथ इंसाफ क्या है। तो इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में डेवलप होती है।